इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत है। इतिहास पाठ में आज हम चर्चा करेंगे भारत की भौगोलिक विशेषताओं की। मित्रों, मेरे हाथ में जो पुस्तक है उसका शीर्षक है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर वी.डी. महाजन। इस पुस्तक का प्रथम अध्याय है परिचय, और इस अध्याय के प्रथम खंड का नाम है भारत की भौगोलिक विशेषताएं। मित्रों, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक बृहत्तर भारत की चर्चा के अंतर्गत हम देख चुके हैं कि भारत कितना सुंदर देश था और कितना सुंदर देश है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने प्राचीन भारत की भौगोलिक विशेषताओं का अत्यधिक सुंदर वर्णन किया है। उनकी भाषा का लालित्य देखते ही बनता है। उनकी शैली का प्रवाह अद्भुत है। डॉक्टर उपाध्याय ने प्राचीन भारत के भूगोल के संदर्भ में जो बातें कही हैं, उन्हीं बातों को बहुत कम शब्दों में प्रकट करने का काम प्रोफेसर वी.डी. महाजन ने किया है। वे लिखते हैं कि भारत विशाल देश है। किसी समय यह पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2500 मील और उत्तर से दक्षिण तक 2000 मील के क्षेत्र में फैला हुआ था। मित्रों, ध्यान दीजिए, वे लिखते हैं किसी समय। यह आज की बात नहीं है। और जब वे 2500 मील कहते हैं तो आप इसे किलोमीटर में बदल कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक कितनी दूर तक फैला हुआ था। वे लिखते हैं इसकी 6000 मील भू सीमा थी और 5000 मील समुद्री सीमा। जब भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है तो निश्चित रूप से इसकी समुद्री सीमा 5000 मील होनी ही थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग मील था, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से 20 गुना अधिक था। मित्रों, भारत का क्षेत्रफल प्राचीन काल में उस ग्रेट ब्रिटेन से 20 गुना अधिक था, जिसने आधुनिक काल में हम पर शासन किया। यह एक विचारणीय बिंदु है कि हम इतने बड़े होते हुए भी इतने छोटे से देश के अधीन क्यों हो गए, कैसे हो गए, और 200 साल तक क्यों हम उसके अधीन बने रहे। मित्रों, प्रोफेसर महाजन आगे लिखते हैं कि 1947 में भारत विभाजन के बाद इसका क्षेत्र 1/3 घट गया, परंतु अब भी यह काफी बड़ा देश है। किसी देश का 1/3 घट जाना कोई छोटी घटना नहीं है, इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। लेकिन नियति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ऐसा ही होना था। फिर भी आज हम दुनिया का एक बहुत बड़ा देश है। आज दुनिया में भारत का नाम अत्यधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। मित्रों, आपको यह समझने की जरूरत है कि अखंड भारत का विस्तार
खंडित भारत से कितना ज्यादा था। प्रोफेसर महाजन आगे लिखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से भारत स्पष्ट रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। वे 5 भाग हैं। प्रथम भाग उत्तरी पर्वतों का है, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी चोटियां और उनके ढलान हैं। इसी में वर्तमान कश्मीर, शिवालिक, टिहरी गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम और भूटान सम्मिलित है। आप जानते हैं कि नेपाल और भूटान आज स्वतंत्र देश हैं। यह भाग लगभग 1500 मील लंबा और 150 से 200 मील तक चौड़ा है। दूसरा भाग उत्तरी मैदान है, जिसकी सिंचाई सिंध और गंगा नदी तंत्र द्वारा होती है। किसी जमाने में इसी भाग का पाकिस्तान बाद में नाम हुआ, यह अपना ही प्रदेश था और आज नहीं है। यह मैदान अपनी उपजाऊ भूमि और पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आश्चर्य नहीं कि बड़े साम्राज्यों की इसी भाग में स्थापना हुई। पाकिस्तान तो रह गया पश्चिम में, और वहां से हम गंगा की ओर बढ़े और आगे जाके गंगा और जमुना के बीच का जो क्षेत्र है, जिसे गंगा जमुना का दोआब कहते हैं, डॉक्टर महाजन यह कहना चाहते हैं कि इसी क्षेत्र में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। यह मैदान अपनी उपजाऊ भूमि और पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भूमि का उपजाऊ होना और किसी भूमि का अच्छी पैदावार देना उस क्षेत्र के, उस इलाके के समृद्ध होने का कारण होता है, और इसीलिए इस क्षेत्र में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। तीसरा भाग मध्य भारत और दक्षिण का पठार है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इस भाग की अन्य नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। आपको भारत का मानचित्र लेकर बैठना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि कौन सी नदियां तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और कौन सी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी नदियां अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं और कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती हैं। लिखते हैं, शुष्क मौसम में नदियां सूख जाती हैं और जहाज रानी के योग्य नहीं रहती। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत विंध्य और सतपुड़ा पर्वत उत्तरी भारत को दक्षिण से अलग करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि ये दो पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, और इसी कारण लंबे समय तक मुस्लिम आक्रांता दक्षिण तक जा नहीं पाए थे। चौथा भाग वह लंबी परंतु तंग मैदानों की पट्टी है जो समुद्र और पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बीच स्थित है। ये मैदान लगभग 1000 मील लंबे हैं। पश्चिमी मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। कोंकण और मालाबार इसी के भाग हैं। मित्रों, आप यदि प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और उसके बाद भी आप मध्यकाल तक आ जाइए, आधुनिक काल तक आ जाइए, दक्षिण भारत के मसाले पूरी दुनिया में
दुनिया में जाते थे, पूरी दुनिया में निर्यात किए जाते थे। तो आगे की बात इस तरह है कि पूर्वी मैदान बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। कोरोमंडल किनारा इन मैदानों में स्थित है। यमुना से ब्रह्मपुत्र तक के मैदान मध्य देश अथवा बीच के देश कहलाते थे। यमुना से ब्रह्मपुत्र तक के मैदान मध्य देश अथवा बीच के देश कहलाते थे। यह भाग आर्य संस्कृति का केंद्र था। उत्तरी पश्चिमी भारत उत्तरापथ कहलाता था। पश्चिमी भारत को प्रातीच्य या अपरांत कहते थे। पूर्वी भारत प्राच्य कहलाता था और दक्षिणी भारत को दक्षिणापथ कहा जाता था। तो मित्रों, यह जो विवरण है जो अभी आपने सुना, यह आपको उस समय लिखना है जब आपको अपनी बात कम शब्दों में कहनी हो। यदि आपको यही बात विस्तार से कहनी है तो आप डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की किताब बृहत्तर भारत के प्रथम अध्याय को देखिए, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। भारत के इस भूगोल को देखते हुए, अखंड भारत के इस भूगोल को देखते हुए इसकी महानता की कल्पना की जा सकती है। और आजादी के बाद, यानी अंग्रेजों के यहां से चले जाने के बाद, और अपना अखंड भारत एक तिहाई कट गया, यह कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इतिहास में राजनीतिक परिस्थितियां इस तरह से बन जाती हैं कि घटनाएं घटती ही हैं। मुख्य बात यह है कि बेशक हम एक तिहाई कम हो गए हों, लेकिन एक तिहाई कम होने के बाद भी दुनिया में क्या हमने हमारा गौरव बनाकर रखा है? तो निश्चित रूप से हम एक सीमा तक इसमें सफल हुए हैं कि विश्व के मानचित्र पर, विश्व के पटल पर भारत की अपनी एक अलग पहचान हो। यह दौर कोविड-19 का दौर है। यह दौर कोरोना महामारी का दौर है। और मैं देख रहा हूं कि भारत में टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो चुका है और कोविड-19 के विरुद्ध हमने जो टीके बनाए हैं, उन टीकों की आज पूरी दुनिया मांग कर रही है। भारत में विकसित टीके यूरोपीय देश मांग रहे हैं और इतने टीके हमने बनाए हैं कि वे भारत की जनता के लिए पर्याप्त हैं। और हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ये टीके दुनिया को देने के लिए तैयार हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश के ऋषियों ने ये लिखा ऋग्वेद में कि अकेला खाने वाला पाप को खाता है। हम अकेले खाने वाले लोग नहीं हैं। हम हमारी जान अकेले ही बचा लेंगे, ऐसे हम नहीं हैं। दुनिया के देश हमसे ये टीका मांग रहे हैं, जबकि भारत विकासशील देश माना जाता है और विकसित देश हमसे यह आग्रह करते हैं, हमसे अनुरोध करते हैं, हमसे विनती करते हैं कि आपने जो टीके बनाए हैं वे दुनिया में बन रहे टीकों से अच्छे और सस्ते हैं। हमारे लोगों की जान बचाने के लिए आप हमें इनका निर्यात कीजिए और हम उदारता पूर्वक निर्यात करने के लिए तैयार हैं। यह भारत का गौरव है, यह भारत की संस्कृति है और यह भारत के इतिहास की छाया है। तो मित्रों, यदि हम प्राचीन भारत के भूगोल की विशेषताओं की चर्चा करें तो निश्चित रूप से हमें प्राचीन भारत के गौरव की चर्चा भी करनी चाहिए।
इस विषय में पहले मैंने आपको डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की किताब से इतिहास पाठ सुनाया और उसमें विवरण कुछ विस्तृत था, और आज मैंने प्रोफेसर वीडी महाजन की पुस्तक का पाठ आपको सुनाया। यह विवरण संक्षिप्त है। आपको यदि संक्षिप्त लिखना हो तो आप इस विवरण को समझिए, और यदि आपको विस्तृत लिखना हो तो आप डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक से जो इतिहास पाठ किया गया है उसे सुनिए। हम फिर मिलेंगे। अगली मुलाकात तक अपने इस मित्र को आप अनुमति दीजिए। नमस्ते।